हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली आप लोगों का पेपर हो गया मैथ्स का। तो क्लास 10th वाले आज खुश होंगे काफ़ी, क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म हो गए उनके। जो भी है जैसा भी हुआ है, बस पेपर ख़त्म हो गए, बच्चे खुश हैं आज। और ओवरऑल में बात करूं तो काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स बच्चों के आए हैं कि पेपर ठीक था, मतलब ईजी पेपर था आज। और सबसे ज़्यादा दुखी होंगे क्लास 12th वाले कि उनसे क्या दुश्मनी थी सीबीएसई वालों को, क्योंकि उनका पेपर मतलब ईजी तो नहीं कहेंगे उसको हम। तो चलो एनालाइज करते हैं क्या इसमें आज पूछा गया था और कितना इसको हम इजी कहेंगे या मॉडरेट कहेंगे, तो बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं एक पेपर उठा रहा हूँ आपके पास, बेसिक जो है आपका जो बेसिक मैथ्स था उसका सेट 1 उठा रहा हूँ। तो डिस्कस करते हैं क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं, उनके क्या क्या आंसर्स थे, आप लोगों ने क्या मार्क कर रहे हैं, आप लोगों ने क्या लिखा है। तो आप लोग देख सकते हैं। मैं पहले एमसीक्यू डिस्कस करूंगा। पेपर जो है मुझे पर्सनली बात करूँ तो मुझे काफ़ी ठीक लगा, मतलब काफ़ी इजी था। मॉडरेट भी नहीं था, इजी और मॉडरेट के बीच में ही था। तो जो बच्चे अच्छे पढ़ने वाले हैं वो बिल्कुल इसमें 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर सकते हैं, और जो एवरेज थे वो भी अच्छा स्कोर इसमें ला सकते हैं। सो बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है एमसीक्यू में डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले आया था, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी गिवन बिलो। तो आपको एक एपी दे रखी थी, उसमें पूछा था कि कितनी टर्म्स होंगी। आई मीन ये काफ़ी इजी लेवल का क्वेश्चन था। अगर मैं एमसीक्यू की बात करूं, कुछ आपको एक एपी दे रखी है, आपको एपी दे रखी है 14, 19, 24, 29। ये मुझे नहीं लगता किसी का भी गलत हुआ होगा। आपके पास एक एपी है और पूछा गया है कि कितनी टर्म्स होंगी इसमें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ए एन रख लें हम लास्ट टर्म को। देखो, मैं एक एक स्टेप के साथ नहीं करवाऊंगा इसको, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो बस मैं आपको आंसर्स देने वाला हूँ यहाँ पे, कैसे इसको सॉल्व करना था वो थोड़ा बताऊंगा, और आप लोग देख सकते हैं कि आपने क्या मार्क करा हुआ है। तो आइए करते हैं इसको। a प्लस एन माइनस 1d 119। a आपके पास 14 है, n आपको फाइंड आउट करना है, d आपको यहाँ से 5 मिल जाएगा। सो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा हमारा। यहाँ पे 5n और ये आपके पास 9। 5n आपका जो है 119 माइनस 9, 5n 110। सो n की वैल्यू आपको इस तरह से मिल जाएगी। सो ये कितना आएगा 22। सो n की वैल्यू 22 आनी थी आपकी इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, आपने क्या लिखा है आप देख सकते हैं, 22 में ऑप्शन सही था। सो बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। फिर आपको पूछा गया है कि आपके पास एक पॉइंट है 2 माइनस 3 और एक बी पॉइंट था आपके पास 5 6। यहाँ से एक लाइन बन रही है ए बी, और आपको पूछा गया है कि इसको एक्स एक्सिस किस रेशो में डिवाइड करेगा। तो अगर मैं बात करूं एक्स एक्सिस की, वहां पर एक चीज जो है वो कंफर्म होती है कि आपका, अगर ये इसको हम एक्स रखते हैं तो वाई कोऑर्डिनेट आपका 0 रहता है। तो मैं बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकता था। अगर मैं यहाँ पे रेशो k/1 रख देता हूँ, और 0 की हेल्प से हम कर सकते हैं इसको। देखो, k को आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना है 6k, और 1 को आपने यहाँ मल्टीप्लाई करना है, -3 आ जाएगा आपका। और k+1 को इस तरफ लाओगे 0 आ जाएगा, 6k आपका -3 आएगा, और 3 6k 3/6। तो k की वैल्यू आपकी 1/2 आनी थी, तो 1:2 आपका इसका आंसर आ जाना था। सो 1:2 बिल्कुल दिया हुआ है यहाँ पे। तो आई होप आपने ये लिखा हो। थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। 9 sec² a 9 tan² a की वैल्यू पूछी है आपको। तो आप अगर 9 कॉमन लेते हैं और sec² a माइनस tan² a लिखते हैं, तो आपको पता है ये आइडेंटिटी है आपकी, ये 1 बन जाएगा। 9 इसका आंसर आना था। तो आपने जो भी लिखा है उसमें देखिए आप, आपने 9 लिखा कि नहीं लिखा। तो मेरे ख्याल से काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना था आपका, कोई टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें नहीं है, 1 मिनट के अंदर आंसर इसके आ रहे हैं। उसका बोला गया फोर्थ क्वेश्चन में कि आपके पास एक स्ट्रिंग है जिससे आप काइट उड़ा रहे हैं। आपको काइट, जिस स्ट्रिंग से हम काइट उड़ा रहे हैं उसकी आपको लेंथ दे रखी है यहाँ पे 50 मीटर, और आपको एंगल दे रखा है 60 डिग्री। फिर पूछा है कि ये हाइट कितनी आएगी, काइट ज़मीन से कितनी दूर है। तो अगर इसको आप x रखते हैं, तो आप देखो आपको गिवन क्या है 50। तो x/50 अगर मैं रखता हूँ, तो एक्चुअली मैं क्या रख रहा हूँ, अगर मैं 60 के हिसाब से बात करूंगा, ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा हाइपोटेन्यूज है, ये क्या होता है sin 60। सो x की वैल्यू निकालेंगे हम, sin 60 कितना होता है √3/2, ये 50 उधर जाएगा, सो 25 √3 इसका आंसर आना चाहिए था। 25 √3 लिखा हुआ, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन आपका इसका बिल्कुल सही था। तो बड़े सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा इसमें टाइम कंज्यूमिंग चीजें नहीं, अच्छी बात ही है। उसके बाद बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन में जो डायग्राम आपको दे रखी है, मैं जल्दी से इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। हम ज्यादा डिटेलिंग में चीजें नहीं करेंगे,
यहाँ पर आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करने को कहा गया था। ये आपका Q पॉइंट आया, ये आपका R पॉइंट आया, ये आपका 50 डिग्री दे रखा है उसने। यहाँ से रेडियस दो बनाए हुए हैं, रेडियाई दो बनाए हैं सॉरी, और यहाँ से उसने इस तरह से एंगल बनाया। ठीक है, आप थोड़ा सा अगर आपके पास आपका क्वेश्चन पेपर पड़ा तो आप वहाँ पे देख सकते हैं आराम से। मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पीड में काम कर रहा हूँ। तो देखिए इस तरह से कुछ क्वेश्चन था, आपको ये एंगल पूछा हुआ है। सो अगर आप बात ध्यान से समझेंगे यहाँ पे ये 90-90 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका एक क्वाड्रिलेटर बन रहा है। क्वाड्रिलेटर में सारा सम कितना होता है 360, 90-90 180 हो चुका है, ये 50 है, ये आपका 130 डिग्री आना था। ठीक है, और 130 डिग्री आपने एक थ्योरम पढ़ी थी 9th क्लास में कि सेंटर में आपका जो एंगल बनता है, ठीक है, अगर कोई कॉर्ड यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दूं कॉर्ड, ये सेंटर में जो एंगल बना रही है उसका हाफ वो एंगल होता है जो ये बाउंड्री पे बनाएगी। तो 130 का हाफ क्या होता है 65, तो 65 डिग्री इसका आंसर आना था। बिल्कुल ऑप्शन में है आपके पास। 6 क्वेश्चन की बात करेंगे। 6 क्वेश्चन है, आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना, सिंपल जो फॉर्मूला होता है उसका θ/360 πr²। तो देखो यहाँ पे उसने थीटा की जगह अल्फा लिखा हुआ है, सो आप अल्फा लिख दीजिए इसको। ये आपका आंसर था, 4th पार्ट आपका इसका सही आंसर था। उसके बाद बात करेंगे 7th क्वेश्चन की। HCF आपको दिया हुआ था, एलसीएम निकालना था दो नंबर्स का, दो नंबर्स भी दिए हुए हैं, तो ये आपका रिलेशन भी है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूंगा। आपके पास देखो दो नंबर जो हैं वो किस तरह से दिए हैं 360 इंटू 64। आपको पता दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है, वही आंसर आता है जो उनके HCF और एलसीएम को मल्टीप्लाई करके आना है। तो यहाँ पर मैं 360 64 लिखता हूँ। HCF आपको ऑलरेडी दे रखा था, एलसीएम मुझे फाइंड आउट करना है इस फॉर्मूले से। 360 64 8, सो 8 8 आ जाएगा आपका 8086 48, 4 बच गया 8 3 24 और 2880 आपका इसका आंसर आना था। टी पार्ट इसका आपका सही आंसर था। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। आई होप आप लोगों का सब सही चल रहा होगा अभी तक और सही आपके आंसर्स आ रहे हैं। 8th क्वेश्चन में बोला गया है कि कर्व सरफेस एरिया आपको सिलेंडर का दिया हुआ है 88, तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है 2πRh, जो कि 88 आपको दे रखा था। अब आपको बोला हुआ है इसका डायमीटर बताओ और आपको हाइट भी दे रखी है। तो देखो 2r लिख देता हूं मैं, लिख सकते हैं ना, पाई ऐसे रखो, और h की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 14, है ना। ये क्लियर हुआ आपको। आपको पता है 2r क्या होता है, टाइम बचाने के लिए 2r क्या होता है, डायमीटर होता है। डायमीटर पूछा है तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा, पाई की वैल्यू डाल दीजिए आप। सो 7 2 और d आपके पास कितना आ जाएगा 44 88। अगर आप ये स्टेप समझ गए तो आपको पता डायमीटर कितना आ जाएगा आपका 2। सो 2 इसका सही आंसर था। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9th है आपका। 9th में ये बोला गया है कि आपके पास एक डाई है, उसको हमने रोल करा है एक बार, बताइए कंपोजिट नंबर आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। देखो जब डाई फेंकते तो पॉसिबिलिटी होती है ये सब आने की। अब कंपोजिट नंबर कौन से इनमें से, कंपोजिट होते हैं जिनके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं 1 और उनके जिस नंबर की हम बात कर रहे हैं वो नंबर और 1 के अलावा भी उसका फैक्टर होना चाहिए, प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 तो कंपोजिट नहीं होता और ना ही प्राइम होता है, ये प्राइम है, ये प्राइम है, ये आपका कंपोजिट है, ये आपका कंपोजिट है। सो 2 out of 6, 1/3 is the right answer. The next thing is there is a quadratic equation and equal roots it is having, then we need to find out the value of b. So listen, we have quadratic equation here 9x square bx plus 1/4 0. So b we need to find out and roots of this equation is already equal. So we know the formula, if roots are equal then d is 0. So formula for d is this. In fact we can write like this also. So what will be the value of b square? b तो already b लिखा है उसने, so b square उसको ऐसे रखेंगे हम, ठीक है ना। 4 आ गया, उसके बाद a क्या है आपके पास 9 और c क्या है 1/4, 4 4 कैंसिल हो गया, b स्क्वायर आपका 9 आ रहा है। सो b की दो वैल्यूज यहाँ से आनी थी। अब देखते हैं वहां पे क्या ऑप्शन लिखा हुआ है, +-3 आपका इसका आंसर जो है प्रॉपर होना था। तो यहाँ पे +-3 ऑप्शन बिल्कुल दिया हुआ है, सो ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, आई होप आप सबने यही लिखा हो। बात करेंगे 11th क्वेश्चन की। 11th क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है, आपको एक डायग्राम दी हुई है यहाँ पे, ये आपकी डायग्राम है, ठीक है, लगभग कुछ ऐसा ही है। ये एक हेमिस्फेयर है और उसके ऊपर आपके पास कोन है।
हेमिस्फेयर और कोन का रेडियस जो है वो सेम दे रखा है। बोला वो सॉलिड इज अ फॉर्म ऑफ cone of radius r surmounted on a hemisphere of the same radius. If the height of the cone is the same as the diameter of the base. देखो डायमीटर क्या आएगा यहाँ पे ट्वाइस आर। बोला हाइट ऑफ द कोन वही है जो यहाँ पर डायमीटर बेस का, तो इसका मतलब उसका भी हाइट क्या होगा, ट्वाइस आर होगा। मतलब मैं एच का यूज जो है वो ट्वाइस आर कर सकता हूँ। और यहाँ पे ट्वाइस आर इसका डायमीटर दिया हुआ, तो रेडियस ऑलरेडी हमने आर लिखा हुआ है। फिर पूछा हुआ आपको वॉल्यूम क्या आएगा इस सॉलिड का। सो वॉल्यूम क्या आना चाहिए, देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या आना चाहिए, जो दोनों डायग्राम है उनका सम। सो वॉल्यूम ऑफ व्हाट, कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। सो हेमिस्फेयर और वॉल्यूम कोन का वॉल्यूम हम ऐड करने वाले हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना, या आई होप आप सबको ये पता है। तो इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर उसने आंसर्स में, सारे आंसर्स में उसने पाई लिखा हुआ है। इसका मतलब हमें पाई की वैल्यू नहीं डालनी चाहिए, हमारा टाइम बचेगा। सो जो चीजें कॉमन दिख रही है आपको, रेडियस भी सबका सेम है, तो आपको जो चीजें कॉमन लिख रही है वो लिखिए पहले आप। आपके पास यहाँ पे पाई कॉमन है, आपके पास आर स्क्वायर कॉमन है, और आपके पास 3 भी कॉमन है। तो देखो बचता क्या है यहाँ पे, एच बचेगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने 3 कॉमन निकाला हुआ है, 2 बचेगा और एक आर बच जाएगा आपके पास। क्लियर। अब हमें पता है कि उसने ये मेंशन किया था कि हाइट जो है वो ट्वाइस आर के इक्वल है, डायमीटर के इक्वल बोली थी। तो मैं यहाँ पे ट्वाइस आर और ट्वाइस आर लिख दूंगा। ये कितना आ जाएगा आपके पास, पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 4 आर। तो ये ओवरऑल आपके पास आंसर कुछ इस तरह से आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। सो 4/3 पाई आर क्यूब आपका बी पार्ट जो था वो इसका आंसर था। अब 12th क्वेश्चन में आपके ये ओरली बता दूं, यहाँ पर एक पॉलिनोमियल बनाई है उसने। आई होप आपने अपना क्वेश्चन पेपर साथ में लिया हो, अगर आप टैली कर रहे हैं तो। उसने एक ग्राफ बनाया हुआ है, वहाँ पे एक कर्व बनाया हुआ है, और कर्व वो 2 जगह पे टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसका मतलब इसके 2 जीरोस थे, तो उसका 2 आंसर बिल्कुल सही था। 3rd क्वेश्चन दिया हुआ है उसने 13 दिया हुआ है कि हमारे पास x + 2y है और -5 = 0 है। फिर हमारे पास 2x - 4y है प्लस 6 = 0 है। तो इसका सोल्यूशन कौन सा होगा। अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर, मैं a1/a2 करता हूँ तो ये 1/2 आ रहा है। अगर मैं b1/b2 करता हूँ तो ये 2/-4 जो कि बाद में -1/2 बन जाएगा। c1/c2 करता हूँ तो ये -5/6 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये कौन सा केस आ रहा है जहाँ पे कोई भी इक्वल नहीं आ रहा है। तो ये कौन सा केस होता है आपका, यूनिक सोल्यूशन। और जब भी आपका यूनिक सोल्यूशन होता है तो उस केस में आपके पास कितने आंसर्स आते हैं, 2 आंसर्स आते हैं, 2 आंसर्स 2 सॉल्यूशंस, और आपका कंसिस्टेंट होता है। तो इसका आंसर जो है वो आना था आपका इज कंसिस्टेंट विद अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इज कंसिस्टेंट विद अ यूनिक सॉल्यूशन, पार्ट नंबर सी इसका राइट आंसर था बोलते हैं। तो कंसिस्टेंट कब कब होता है आपका, एक यूनिक सॉल्यूशन के केस में और एक इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन के केस में। अब बात करते हैं 14 में, बोला है इनमें से कौन सा जो ऑप्शन लिखा हुआ है वो प्रोबेबिलिटी किसी की नहीं हो सकती है। तो अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे 0.5 पॉसिबिलिटी है, 5% भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 5/100 लिखेंगे इसको 0.05 आएगा, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। लेकिन 1/05 लिखता हूं तो अगर इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे एक जनरल तरीके से तो 10/5 आ रहा है 2। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है आपका सही आंसर जो था वो सी पार्ट था इसका। आगे बढ़ते हैं, 15th क्वेश्चन करेंगे। 15th में आपको पूछा गया है, वैल्यू पूछी है 2 sin स्क्वायर, 15th क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम। 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री, 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री, और फिर माइनस है शायद से cos स्क्वायर 45। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सो वैल्यू के लिए आपको 2 sin 30 की वैल्यू पता है, आपको उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। 3 tan 60 √3 होता है, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। और ये cos 45 आपका ये होता है, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ये 2 आएगा, 1/4 आ जाएगा, ये 3, ये कैंसिल होके 3 आ गया यहाँ पे, ये 1/4 आएगा। अब इसको सॉल्व करोगे, सॉरी 1/2 आएगा, ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये 1/2 9, और ये कैंसिल करने के बाद 9 इसका आंसर। तो 9 आपका आंसर बिल्कुल सही है इसके लिए। अगला हमारा 16 क्वेश्चन है। कुछ इस तरह से डायग्राम इसकी आपको दे रखी है। ठीक है, मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करूं, लेकिन टाइम ज्यादा नहीं लगाएंगे हम। तो एक्स वाई आपको एक्सिस दी हुई है यहाँ पे, और एक लाइन है जो इस तरह से है। ठीक है, x = y की फॉर्म में ये लाइन जो है ओरिजिन से पास कर रही है, इसकी इक्वेशन x = y है। एक और लाइन यहाँ से आ रही है जो x = 4 है। आपको पूछा गया ये किस पॉइंट पे इसको काटेगी, p के कोऑर्डिनेट बताने। देखो यहाँ पर x कितना है
4, और इक्वेशन ऐसी है उसकी कि x और y हमेशा इक्वल रहने वाले हैं, तो y भी 4 आएगा। कोई भी ऐसा पॉइंट जहां पे x और y दोनों 4 हो उसको हम 4 4 कहेंगे, तो इसका 4 4 बिल्कुल सही आंसर है। 17 क्वेश्चन आएंगे। 17 क्वेश्चन में आपको मीन मोड मीडियन का जो एम्पेरिकल फार्मूला है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए क्या पूछा है। आपको बोला गया है कि मीडियन जो है वो 25 है, मोड जो है वो 21 है, फिर आपको पूछा गया कि आप बताइए इसका मीन क्या आएगा। सो आपको पता है फॉर्मूला क्या रहता है आपका, 3 टाइम्स मीडियन 2 टाइम्स मीन इक्वल टू मोड। अब देखो क्या क्या चीजें आपको ऑलरेडी दे रखी है उसने। 3 इंटू मीडियन 3, 25, 2 इंटू मीन, मीन आपको नहीं दिया है वो निकाल लेंगे हम, और उसके बाद मोड उसने ऑलरेडी दे रखा है 21। सो मैं यहाँ पे 3 टाइम्स 25 करूंगा 75 आएगा, 21 इस तरफ आ जाएगा, वहां पे 2 मीन रहेगा आपका, और ये आपका 75 में से 21 जाएगा तो कितना आएगा 5 1 4 7 2 54, वहां से 2 आ जाएगा। सो मीन आपका जो है वो 27 आना चाहिए था। 27 बिल्कुल आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है। सो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको tan a की वैल्यू दे रखी है जो कि कुछ इस तरह से है 2/5, और फिर आपको पूछा है कि आप बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो इसका एक शॉर्टकट भी था। इसमें tan a आपको ये दे रखा है, tan a आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो आप कंसीडर कर सकते थे परपेंडिकुलर को एज 2 और बेस को आप 5 समझ सकते थे। उसके बाद आपको पता है बेस और परपेंडिकुलर की हेल्प से आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। वो कितना आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इसका रूट करेंगे। ठीक है, ये आप पीजीटी लगाएंगे आराम से हो जाएगा। 4 और ये कितना आएगा 25 और 4 रूट 29 आपका होता है, तो रूट 29 आपका यहाँ से आएगा। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए, कॉस की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है आपकी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, उसका स्क्वायर करना है आपको। उसके बाद साइन की वैल्यू क्या होती है आपकी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, उसका आपको स्क्वायर करना है। ठीक है, सो 1 माइनस बेस कितना है आपके पास 5, हाइपोटेन्यूज कितना है आपके पास 29, उसका स्क्वायर करेंगे हम। यहाँ पे आपके पास परपेंडिकुलर है 2 रूट 29, उसका स्क्वायर करेंगे हम। तो देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा 25 अपॉन 29, रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल होगा, ध्यान से करिएगा, मैं थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ इसको। तो आगे मैं इसको यहाँ करता हूँ। सो ये 29 माइनस 25 आ रहा है, 29 नीचे आएगा, फिर 29 माइनस 4 आ रहा है, 29 नीचे आएगा। ये कैंसिल होने के बाद आपके पास दिख रहा है आपको 4/25 इसका आंसर आ रहा है। सो 4/25 इसका राइट आंसर था। बिल्कुल आपके पास एक ऑप्शन दिया हुआ सेकंड पार्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं 19 क्वेश्चन की। 19 क्वेश्चन बोला हुआ है कि आपके पास जो ए पार्ट रखा है उसने असर्शन, वो ये रखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x जो है वो उसके 2 रियल रूट होंगे, ये उसने बोला हुआ है। फिर बी उसने बोला है कि जीरोस जो है x प्लस ए एक्स के वो एक 0 होगा और एक a होगा। चेक करते हैं ऐसा होगा कि नहीं। तो सबसे पहले मैं इसकी बात करूं, ये बोल रहा है इसके जो है 2 रियल रूट्स होंगे, रियल जीरोस होंगे। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर मुझे जीरोस निकालने तो मुझे इसको जो है वो 0 लेना पड़ेगा। उसके बाद x कॉमन दिखेगा आपको और ये इस तरह से आ जाएगा, x एक 0 आ रहा है और x एक -4 आ रहा है आपके पास। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, इसके पूछे उसने तो x कॉमन लेता हूँ अगर मैं, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, एक 0 इसका 0 आ रहा है और एक इसका जो है -a आएगा। तो सेकंड जो है वो सही नहीं है। ठीक है, वहां पे उसने a बोला हुआ है जबकि हमारा आंसर जो है वो -a आ रहा है। सेकंड जो ऑप्शन था आपका वो गलत था और पहले वाला बिल्कुल सही है आपका। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो आपका आ जाएगा assertion A is true but reason is false। so C पार्ट इसमें आपको मार्क करना था। उसके बाद 20th क्वेश्चन की बात करें। 20th क्वेश्चन बोला है प्रोबेबिलिटी जो है वो प्राइम नंबर की डाइस पे जो है 2/3 होती है। अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूं, 2 प्राइम नंबर है वहां पे, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है। सो 3 हो गया आउट ऑफ 6, तो 1/2 होनी चाहिए थी, ये नहीं हो सकती, तो पहला ही गलत होगा। उसके बाद सुना ऑन द फेसिस ऑफ अ डाई प्राइम नंबर्स आर 2 3 5, बिल्कुल सही है। बी बिल्कुल सही है, पहला गलत है। इसमें असर्शन गलत है आपका और रीजनिंग आपकी जो सही है, तो इसका आपका डी पार्ट आना था। सो ये थे आपके एमसीक्यू बेसिक पेपर में। आई होप बाकी सेट्स में थोड़ा शफल किया होगा, एक आधा क्वेश्चन के आगे पीछे हो सकता है, ये सेम ही होंगे बाकी वहां पे। सो ये एमसीक्यू आपके जो है ऑन एन एवरेज में बात करूं, ये बच्चा कोई जितना भी डल क्यों ना होगा, इसमें 10 से 12 नंबर हर कोई बच्चा जो है वो आराम से ले सकता है। तो मैं यहाँ पे एनालाइज करूंगा कि मिनिमम हर बच्चा कितना स्कोर कर सकता है। 10 से 12 मार्क्स कहीं नहीं जाते हैं आपके, चाहे आप कितने भी डल क्यों ना हो। तो बच्चों बात करेंगे अगले सेक्शन की, सेक्शन बी जो हमारे पास है
ठीक है, मैं सारे यहाँ पे आंसर नहीं लिखने वाला हूँ, जो जल्दी जल्दी चीजें हो सकती है वो बात करेंगे। सबसे पहले 21st क्वेश्चन जो दिया हुआ है, आपके पास एक डायग्राम दे रखी थी, वहां पे आपको डीई पैरेलल दिया था एसी के, और फिर आपको कुछ साइड्स की रेशियो जो है वो इक्वल दी थी। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको बीपीटी यूज करके जो है रेशियोज इक्वल आनी थी, जो डीई पैरेलल टू एसी के अकॉर्डिंग आनी थी। उसके बाद आपको कन्वर्स यूज करके वो प्रूव कर देना जो आपको बोला था यहाँ पे, कोई दो साइड्स आपको पैरेलल आने को बोली थी। तो बिल्कुल सिंपल चीज है, ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन आई गेस है। उसको 22nd क्वेश्चन जो आपका है ए पार्ट, आपको एचसीएफ निकालना है 540 का और 630 का सॉरी, और प्राइम फैक्टरेशन मेथड आपको यूज करना। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक ये सब ने ही करा होगा। उसके बाद बोला हुआ है उसी के और में आया हुआ कि 15 की पावर n अगर हम लेते हैं तो वो कभी भी उसका जो लास्ट डिजिट है वो 0 नहीं हो सकता। तो एक सिंपल सी बात है, 15 है, उसकी पावर जो मर्जी करोगे, 1 करो, 2 करो, 3 करो, आप नॉर्मल देखो ना, 15 से जब भी किसी को मल्टीप्लाई करो, मतलब जब भी आप 15 को 15 से मल्टीप्लाई जितनी मर्जी बार करोगे, आपका लास्ट डिजिट 5 ही रहेगा। 25 आएगा ना, वो कैरी शैरी करके जो भी चीजें आएंगी वो छोड़ो, लेकिन लास्ट डिजिट हमेशा 5 आएगा, 0 कभी नहीं आ सकता। तो ये आप नॉर्मल भी, अगर आपको कुछ इसका जनरल प्रूफ नहीं भी आता तो आप इसको नॉर्मल भी अगर 2-3 एग्जाम्पल से कर देते तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये आपका 2 मार्क्स के लिए आया हुआ है। उसके बाद 23rd में आपको बोला हुआ है कि आपके पास P पॉइंट है 6 - 1, Q पॉइंट है आपके पास 1 3, और R पॉइंट है आपके पास x 8। आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन आपके पास हेल्प क्या है कि आपको PQ और QR इक्वल दी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे आप दोनों तरफ, आपके रूट कैंसिल हो जाने थे, उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूले से आपको वो x मिल जाना था यहाँ पे। ठीक है, आराम से इसको कर सकते थे आप। उसके बाद बी पार्ट जो दे रखा है, वहां पे आपको 3 वर्टिसेस दिए हैं किसी ट्राइंगल के, प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल कौन सी है, इक्विलेटरल है, स्केलन है, या आइसोसेलेस है। तो उसके लिए बड़े सिंपल से आपको, सपोज मैं यहाँ पर ए नाम देता हूँ एक वर्टेक्स को, दूसरे को मैं यहाँ पे 2 3 रखता हूँ, और तीसरे को मैं रखता हूँ यहाँ पे 1 - 3। तो आपको ए बी फाइंड आउट करना है, आपको बी सी फाइंड आउट करना है, आपको ए सी फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, डिस्टेंस फॉर्मूले से तीनों चीजें निकाल सकते हैं आप। डिस्टेंस फॉर्मूले से आपने तीनों जब निकाले तो आपको दिख जाएगा वहां पे कि वे कौन सी ट्राइंगल है। अगर सारे इक्वल आएंगे तो इक्विलेटरल, अगर डिफरेंट आ रहे होंगे तो स्केलन, और अगर कोई 2 इक्वल आ रहे होंगे तो आइसोसेलेस को हम कहेंगे उसके हिसाब से। आगे बात करेंगे 24th क्वेश्चन आपका जो था, वहां पे आपको एक पॉलिनोमियल दे रखी थी और उसके जीरोस के बारे में कुछ बात हुई है, देखते हैं। पॉलिनोमियल कुछ इस तरह से है, 3x² 2kx x - k - 5। बोला इसका जो सम ऑफ जीरोस हैं वो हाफ है प्रोडक्ट के, तो सम ऑफ जीरोस जो इसके रहेंगे वो हाफ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या रहता है आपका। और एक और चीज, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, पहले थोड़ा सा इसको आप सिंप्लीफाई करें। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ 2k + 1 कॉमन आता है, जनरल जो आपकी फॉर्म होती है वो आपको बना लेनी चाहिए। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, ये मैंने बॉक्स में लिख दिया। ठीक है, मुझे इसको जनरली ऐसे लिखना चाहिए था। तो सम ऑफ जीरो क्या आएगा आपका, -b, b आपका क्या है यहाँ पे, और अपॉन a। ठीक है ना, फॉर्मूला पता है आपको, सम का क्या रहता है -b/a, और प्रोडक्ट का रहता है c/a। सो मैंने ये लिख दिया। अब ये 1/2 आएगा, प्रोडक्ट क्या आएगा आपका c/a, c ऑलरेडी नेगेटिव है तो वो लिखना पड़ेगा आपको प्रॉपर पूरा, और यहाँ पे इस तरह से आएगा। अब इसको सॉल्व करके आपको डेफिनेटली k की वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं इसको करता हूँ सॉल्व तो कुछ इस तरह से आ रहा है, ये 3 कैंसिल हो जाएगा आपका, क्योंकि सारे ये देखो डिवाइड में है। इसको अगर मैं यहाँ पे ले आता हूँ तो ये कुछ इस तरह से आएगा 2k + 1, और वहाँ पे -k - 5 उस तरह से आ जाएगा, -4k - 2 - k - 5। ये कुछ इस तरह से आपको वैल्यू मिलेगी 3 और 3k। सो k की वैल्यू 1 आ रही है आपकी। ठीक है, सो आई होप आपने ऐसे ही करा हो। 25th क्वेश्चन अब आ रहा है। आपके पास 52 कार्ड्स हैं, उनमें से सारे के सारे डायमंड कार्ड निकाल दिए गए। 52 कार्ड्स अगर आपके पास टोटल है, डायमंड कार्ड कितने होते हैं आपके पास 13। तो 13 कार्ड्स हमने वहां से निकाल दिए। पीछे कितने बचे, 13 निकाल दिए तो कितने बचे भाई 39 कार्ड आपके पास पड़े हुए हैं इस वक्त। ठीक है, 39 कार्ड्स में बात कर रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, फिर आपने फिर से एक कार्ड निकाला, यहाँ से 39 में से एक कार्ड निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी वो किंग होगा। तो देखो 39 में टोटल अगर मैं 52 की बात करूं तो 4 किंग्स होते हैं, उसमें से ऑलरेडी एक बाहर हो चुका है। सो कितने किंग बचे होंगे 3 आउट ऑफ, आप 39 में से निकाल रहे हैं। सो ये 1/13 इसका आंसर आपका जाना था। आई होप आपको ये समझ आया हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन सी की। 26 क्वेश्चन आपको आया हुआ है, आपको शेडेड रीजन निकाला है। मेरे को लगता है बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। 2 सर्कल आपको दिए, वो कंसेंट्रिक सर्कल है। एक का रेडियस आपको 2 सेंटीमीटर दिया, दूसरे का आपको 5 सेंटीमीटर दिया। तो जो बड़ा वाला आपका सेक्टर बन रहा है उसमें से आपको छोटा वाला सेक्टर सब्ट्रैक्ट करना था, आपको शेडेड रीजन मिल जाना था।
27वां क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल आया था और ये काफी प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन था, पूरी उम्मीद थी क्वेश्चन आने की। आपको प्रूव करना है ये इरेशनल है, ऑलरेडी √3 आपको इरेशनल दे रखा था। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो आपको क्या करना चाहिए था, इसको आपको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से इसको करना होता है, पता है आपको। p/q इसको सपोज करते हैं आप, उसके बाद यहाँ से √3 की वैल्यू निकालते हैं आप, ठीक है ना। तो √3 की वैल्यू आपकी जो भी आती, देखो क्या वैल्यू आएगी √3 की, √3 p - q 4, सो 2√3 p - 4q q, सो √3 की वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी, p - 4q 2q। तो देखो आपको पहले ही बोला है उसने कि √3 इरेशनल है, लेकिन आपने p/q जो लिए, p और q क्या लिए होंगे, इंटीजर्स लिए होंगे ना। सो देखो ये ओवरऑल जो फैक्टर है ये रैशनल आएगा, एक नंबर इरेशनल है एक रैशनल है, बीच में इक्वल टू आ रहा है आपका, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब आपकी जो सपोजिशन थी वो गलत थी यहाँ पे, तो फिर ये इरेशनल ही रहा होगा, तो ये आपको आना चाहिए था। 28 क्वेश्चन की आपको एक कोऑर्डिनेटर दिया, ABCD नाम उसका है, उसको हमने ड्रॉ किया गया है और उसके अंदर जो है एक सर्कल ड्रॉ किया गया है। फिर आपको प्रूव करने कुछ दिया, मेरे को लगता है एनसीईआरटी से बिल्कुल प्रॉपर क्वेश्चन वहां से आया हुआ है, तो ये आपको आना चाहिए था। पैरेललोग्राम अगर एक सर्कल सर्कमस्क्राइब कर दे तो वो रोम्बस बन जाता है, ये भी आपको एनसीईआरटी से आया। 28 के दोनों पार्ट आपको एनसीईआरटी से आए हुए हैं। उसके बाद बात करेंगे 29 क्वेश्चन, प्रूव करना था आपको कुछ। सो देखो मैंने आपको पहले बताया जब प्रूफ वाली चीजें होती है तो वो तो आपको जैसे तैसे करके लानी चाहिए, वो तो आ जाती है, ठीक है ना। 29 का ए पार्ट आपका आराम से हो जाता, लेकिन फिर मैं करवा देता हूँ, क्या बता आपसे हुआ नहीं हुआ है, क्या आता है इसका आंसर। आपको कुछ प्रूफ करने को दी थी एक आइडेंटिटी, मैं लेफ्ट साइड उसकी ले रहा हूँ, 1 - cos थीटा और 1 + cos थीटा, ये आपकी लेफ्ट साइड है। हमें इसको प्रूफ करना है कोसेक थीटा - कॉट थीटा का होल स्क्वायर के इक्वल। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको हम। सबसे पहले यहाँ पर देखो एक आइडिया हो जाता है कि मुझे जो प्रूफ करना है वहां पे कॉट आ रहा है। सो कॉस अगर आपके पास ऑलरेडी है और कॉट चाहिए तो आपको डेफिनेटली किससे डिवाइड करना पड़ेगा, थ्रू आउट आप इसको साइन थीटा से डिवाइड करें, तभी आपका कॉट आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये रहा आपका। नेक्स्ट स्टेप में मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये कोसेक बन जाएगा आपका, क्योंकि 1 और देखो ना साइन अलग अलग होएगा, सो 1/sin आपका कोसेक बन जाएगा और आपका ये बन जाएगा cos/sin कॉट थीटा। ऐसे यहाँ पे कोसेक थीटा बन जाएगा और ये आपका कॉट थीटा बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, इसको रैशनलाइज करके देखते हैं। रैशनलाइज में क्या होगा, कोसेक थीटा - कॉट थीटा, कोसेक थीटा - कॉट थीटा, कर सकते हैं ऐसा। अब आप ऊपर अगर न्यूमिनेटर में देखें तो कोसेक थीटा - कॉट थीटा का जो है वो स्क्वायर बन गया। डिनोमिनेटर में ध्यान से देखो, a + b × a - b, तो क्या आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा - कॉट स्क्वायर थीटा, ये 1 बन जाएगा बाद में। तो आप देखोगे आपका न्यूमिनेटर जो है वही आपको प्रूव करना था। ठीक है, सो इस तरह से इसको करना था। अब बी पार्ट देखते हैं। 29th क्वेश्चन है, बी पार्ट उसका दिया गया आपको। कुछ प्रूफ करने को आपको दिया है, मैं लेफ्ट साइड लेता हूँ उसकी। आप अपना क्वेश्चन पेपर अपने पास रखें तो आपको पूरा पता लगता जाएगा कि मैं क्या प्रूफ कर रहा हूँ। कुछ इस तरह से ये आपको क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, जो भी इसको प्रूफ करना है देखते हैं। सो सबसे पहले मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो 1/tan स्क्वायर जो है आपका कॉट स्क्वायर a होता है, और यहाँ पे 1/cot जो है आपका 1/cot स्क्वायर a जो है आपका tan स्क्वायर a होता है। अच्छा, आइडेंटिटी अगर याद करें 1 + cot स्क्वायर a जो है वो कोसेक स्क्वायर a की होती है, और यहाँ पे sec स्क्वायर a। तो कोसेक स्क्वायर a को इसको मैं लिख सकता हूँ 1/sin स्क्वायर a, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1/cos स्क्वायर a। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोसेक नीचे आना है, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 - sin स्क्वायर a। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आपको आंसर मिल जाएगा, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, सिंपल था। अगर आपको आइडेंटिटी आती है तो ये कुछ मुश्किल नहीं था। राइट साइड आपको यही दिखाई गई थी। अंडरस्टूड। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है, पॉलिनोमियल आपको दे रखी है एक, 30th क्वेश्चन में करवा रहा हूँ। पॉलिनोमियल आपको दे रखी है px = 2x² 7x - 15, और फिर आपको बोला वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स कोएफिशिएंट एंड जीरोस। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, और आपको जीरो निकालने के लिए जो है पुट करना पड़ता है px को 0। तो px को 0 लेंगे हम, 2x² आपके पास है, 7x आपके पास है, 15 = 0। अब मुझे -7x को ब्रेक करना है, और ऐसे ब्रेक करना है कि जो दो फैक्टर आएंगे उनको मल्टीप्लाई करके -30 आना चाहिए। तो बड़ा सिंपल सा है, यहाँ पे आप 10x और +3x लिखेंगे तो बिल्कुल जस्टिफाई हो जाएगा। यहाँ पे 2x आपको कॉमन आ गया, x - 5, और 3 आपको कॉमन आ गया, x - 5। सो कॉमन यहाँ पे x - 5 और 2x + 3, तो यहाँ से x की एक वैल्यू 5 आ रही है, दूसरी वैल्यू आपकी -3/2 आएगी। सो ये दो जीरोस आपके आएंगे। उसके बाद आपने
रिलेशनशिप जो है कोफिशिएंट का और जीरोस का वो जस्टिफाई करना था। तो पूरा क्वेश्चन तब जाके कंप्लीट होना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। 31 की बात करूंगा, फिर आपको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, आपने बताना है कि क्या ये रेक्टेंगल है कि नहीं। तो 4 पॉइंट जब आपको दे रखे हैं तो आपने इनको डिस्टेंस फॉर्मूले से आपको लेंथ निकालनी थी, और जब भी कभी अपोजिट साइड जो है, अगर देखो पैरेललोग्राम दिया हुआ है शायद से, हाँ आपको 31 क्वेश्चन में पैरेललोग्राम दिया हुआ है। अगर पैरेललोग्राम में आपका एक एंगल भी जो 90 निकल आता है तो फिर वो रेक्टेंगल हो जाता है। तो आपको यहाँ पे पीजीटी अप्लाई करनी थी, ठीक है। उसके लिए क्या करना था, मान लो अभी आपके लिए ये पैरेललोग्राम है, तो आपको ये वर्टेक्स दिया, ये वर्टेक्स दिया, ये वर्टेक्स दिया, ये वर्टेक्स दिया, आप ए बी आपके पास है, आपके पास बीसी है, आपको एसी निकाल कर अगर आप पीजीटी यहाँ पे सेटिस्फाई करा देते हैं, मतलब आपको ए बी डिस्टेंस निकालना था, आपको बीसी निकालना था, आपको एसी, तो पीजीटी अगर यहाँ पे फॉलो होती तो 90 एंगल हो जाता, और पैरेललोग्राम में अगर एक भी एंगल आपका 90 होता है तो वो रेक्टेंगल बन जाता है। सो ये आपकी सेक्शन सी यहाँ खत्म हुई है। तो आगे हम बात करेंगे सेक्शन डी की, लॉन्ग आंसर आपके जो क्वेश्चन है। इसमें 32 का ए पार्ट जो है, मेरे ख्याल से ये एनसीईआरटी बेस्ड है टोटली। फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टॉर आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये करवाया हुआ आई थिंक, मतलब एनसीईआरटी से है, तो ये आई होप आपने कर लिया होगा। और बी पार्ट भी इसका मुझे एनसीईआरटी से ही लग रहा है। सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें आपको सिर्फ डायग्राम प्रॉपर बनानी है और उससे आपको पता लग जाता है। 33rd क्वेश्चन जो आपका आया है, ये आपका स्टैटिस्टिक्स से आया हुआ है। मार्क्स आपको दे रखे हैं, इंटरवल, और उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं। आपको मीन और मीडियन निकालना था इसका, मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है, और कोई मेंशन नहीं किया कि कौन से मेथड से निकालना था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई भी अपना जो भी आपका परफेक्ट था मेथड वो आप यूज कर सकते थे। तो मीन तो डायरेक्ट मेथड से बड़ा सिंपली निकल जाता है आपका। अगर मैं 33 की बात करूं तो मीन आपका जो है वो समेशन एफ आई एक्स आई समेशन एफ आई वाले मेथड से निकलना था, ठीक है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वाला केस था। एक्स आई आपको कैसे मिलते हैं, जो एक्स आई आपको निकालने होते हैं, जो मिडिल मोस्ट वैल्यू आपकी इंटरवल में मिलती है, आपको 5 आना था पहला, 15 देन 25, इस तरह से आपको मिल जाने थे। फिर आपको एफ आई भी दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करके आपने यहाँ पर एक कॉलम एफ आई एक्स आई का करना था, उसको समेशन करना था, एंड देन ये फॉर्मूला अप्लाई करना था। ये आपका मीन का फॉर्मूला था। उसके बाद मीडियन का फॉर्मूला आपका जो बेसिकली है, मीडियन आपको कैसे मिलता है, आपको ये आ गया, और यहाँ पे हम L प्लस करते हैं और यहाँ पे H मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सो मीडियन का फॉर्मूला आपका ये था। सो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन काफी सिंपल आ गया था आपको लॉन्ग आंसर के हिसाब से, तो डेफिनेटली बच्चों ने यहाँ पे 5 नंबर छोड़े नहीं होंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, 34th क्वेश्चन आपका है। 34th क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपको, एक लाइन ड्रॉ करी गई है पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन प्रूव दैट। तो भाई ये क्या आ गया, ये तो बिल्कुल भाई सिंपल चीज दे दी आपको, बीपीटी। तो बीपीटी का प्रूफ करना था आपको। मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, मतलब क्लासेस में, मैंने उनको, मतलब मेरे को याद नहीं है मैंने कितनी बार उनको ये करवाई थी। आई होप बच्चे देख रहे हो मेरे वाले। तो डेफिनेटली ये चीजें बहुत सिंपल होगी आप लोगों के लिए। 35th की बात करेंगे, ए पार्ट आपको दिया, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज -14 एंड 11 सम ऑफ 11 टर्म्स इज -55। तो आपको सम निकालना था एन टर्म्स का, तो आपको एन टर्म के लिए करना था। आई होप आपने करा हो। चलो मैं थोड़ा सा करवा देता हूँ क्या है इसमें। क्या आपको S7 दिया हुआ है -14, आपको S11 दिया हुआ है -55, फिर आपको पूछा हुआ है कि आप SN का फॉर्मूला निकालें, मतलब सिर्फ आपको SN निकालना था। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, आपको फॉर्मूला लगाकर यहाँ से A और D इसमें एक इक्वेशन मिलनी थी। सिमिलरली यहाँ पे A और D में इक्वेशन मिलनी थी। इसको सॉल्व करके आपको SN का जो जनरल फॉर्मूला होता है वहां पे उसको फिल करना था, ठीक है। तो वो फिल करके आपको एक फॉर्मूला मिलता, बस वहीं तक करना था, उसको n की वैल्यू उसमें नहीं डालनी थी। बी पार्ट आपको फिर से एपी का पूछा गया, वहां पे आपको सम ऑफ n टर्म्स दिया 3n² + 1, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। मतलब कभी कभी क्या होता है ना, जो क्वेश्चन आपने जस्ट करवाए होते हैं ना वही पेपर में, मैं कल परसों जो मेरी क्लास रही है ऑफलाइन, मैंने वहां पे बच्चों की चीजें करवाई हुई हैं। आपको SN जो है, और बच्चे काफी खुश हुए होंगे इसको देखकर, ये क्वेश्चन तो काफी बार मैंने करवाया। आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। देखो फर्स्ट टर्म और S1, मतलब A1 और S1 सेम ही चीज होती है, तो 1 फिल कर दो इसमें। सो ये आपके पास आ गया 4, ठीक है ना। फिर आपको D निकालने के लिए A2 चाहिए होगा, फॉर्मूला रहता है आपके पास ये। तो आप यहाँ पे अगर S2 फिल करते हो, मतलब n की जगह 2 फिल करते हो, तो आपको ये मिल जाता है। S1 तो ऑलरेडी आपके पास 4 है, सो ये कितना आएगा, 4 × 3 12 + 4
सो ये आपके पास 10 आ रहा है, 10 आपके पास आ गया, S1 आपके पास है, मतलब A1 आपके पास है, D आपके पास आ जाएगा A2 माइनस A1 करके 10 माइनस 4 6। तो ये आपके पास फर्स्ट टर्म भी आ गई, D भी आ गया। उसके बाद पूछा है इसकी 15th टर्म निकालें, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये आपके पास फॉर्मूला आपने कर दिया होगा उसको। 15 टर्म आपकी आई होगी 4 प्लस 14 इंटू 6, 4 प्लस 84 विच इज 88। ओके, आगे आपके केस बेस्ड स्टडी थे। केस बेस्ड स्टडी भी मेरे को काफी सिंपल लगे हैं इसमें। तो बेसिक वालों के लिए तो भाई खीर थी, खीर। मतलब बनता ही नहीं है कि आप कहीं से कोई मार्क्स आपका जाए। जैसे खीर होती है ना, सबसे सिंपल खाना होता है खीर, तो ये बड़ा सिंपल खाना आपको आ गया था। केस बेस्ड स्टडी की बात करें तो मेरे ख्याल से ये भी चीज़ें बहुत सिंपल है। हमें सारा यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो 36 क्वेश्चन मुझे ठीक लग रहा है यहाँ पे। उसके बाद 37 की बात करेंगे तो ये भी आपको जो है सर्कल चैप्टर से आया हुआ है। कुछ ज़्यादा ऊट पटांग चीज़ें नहीं पूछी हैं, बिल्कुल सिंपल चीज़ें पूछी हैं, डायग्राम में दिख रही हैं आपको। 37 क्वेश्चन भी नॉर्मल रहा है। 38 में आपको ये आपको आ गया है सरफेस एरिया वॉल्यूम से। मैं 38 करवाता हूँ, शायद से इसमें आंसर आपके कुछ आगे पीछे आए हो। एक वुडन टॉय है, इज शोन इन द डायग्राम। दिस इज अ क्यूबाइडल वुडन ब्लॉक ऑफ डायमेंशन 14 सेंटीमीटर इंटू 17 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। On its top, there are 7 cylindrical hollows for bees to fit in. Each cylindrical hollow is of height 3 centimeter and radius 2 centimeter. So कुछ आपको डायग्राम के बारे में बताया गया। Find the volume of wood carved out to make one cylindrical hollow. तो कितना वुड निकालना होगा। देखो आपको सिलेंडर का वॉल्यूम पूछा है यहाँ पे इनडायरेक्टली इसने। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला जो रहता है आपका, वो आपने यहाँ पे अप्लाई करना था। चीज़ें क्या दे रखी हैं आपको। सिलेंडर की बात करूँ तो सिलेंडर में उसने बोला है कि एक सिलेंडर की हाइट जो रहेगी आपकी वो 3 सेंटीमीटर रहेगी और आपको रेडियस जो है वो 2 सेंटीमीटर रखना है। तो उसने एक की बात करी, एक सिलेंडर के वॉल्यूम की बात करी। तो यहाँ पे देखो पाई आर स्क्वायर एच करके बड़े आराम से आपका आंसर आना था, ठीक है ना। पाई की वैल्यू आपको फिल करनी पड़ेगी यहाँ पे 22/7, आर की आपकी 2 स्क्वायर और एच आपका 3 आएगा। 22/7, 4 और 3, सो 22/7 इंटू 12, जो भी आप यहाँ से मल्टीप्लाई करके लाओगे वो आपका आंसर आएगा। और इसमें ऐसा नहीं कि आपका पर्टिकुलर आंसर बिल्कुल सही होगा तभी आपको 1 मार्क मिले, क्योंकि ये आप सॉल्व कैसे कर रहे हो वो भी देखा जाएगा। एमसीक्यू में सॉल्व कैसे करते हो वो देखा नहीं जाता है। तो यहाँ पे आपके हाफ मार्क्स तो आएंगे। किसी मल्टीप्लिकेशन गलत हुई है, हाफ मार्क्स उसको मिलना ही मिलना है, क्योंकि उसने अगर फॉर्मूला सही लगाया तो देखो आगे बात करेंगे सेकंड पार्ट की। बोला आपको फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड। तो क्यूबाइड का लेटरल सरफेस एरिया होता है 4 वॉल का जो आपका एरिया रहता है, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड जो है आपका 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट रहता है। तो सारी चीजें आपको पता है, यहाँ पे फिल करनी है आपने। थर्ड का ये पार्ट दिया, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द रिमेनिंग क्यूबाइड आफ्टर कार्विंग आउट। ओके, तो पहले आपने पूरे क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालना था। जो भी आपको क्यूबाइड दिया हुआ है आपको, उसका आपको पूरा वॉल्यूम निकालना था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट करके। जो भी वो आना था 7 टाइम्स आपने वो वॉल्यूम माइनस करना था जो आपने फर्स्ट पार्ट में निकाला भी आंसर। तो वो जो आपका आंसर आना था दैट इज योर थर्ड पार्ट आंसर। ओके, फिर बी पार्ट पूछा, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द क्यूबाइड टू बी पेंटेड येलो। तो सिर्फ टॉप सरफेस की आपको एरिया निकालना है। देखो अगर मैं क्यूबाइड की बात करूं, उसका टॉप सरफेस क्या होता है, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व हो रहा है, लेंथ इन्वॉल्व हो रही है और ब्रेड्थ। सो लेंथ इंटू ब्रेड्थ करते हैं आप, तो आपको क्यूबाइड का टॉप सरफेस मिलता है। तो मेरे हिसाब से मैं बात करूं तो पेपर इजी कहूंगा, बेसिक वाला बहुत इजी था। जो बच्चे जिन्होंने थोड़ा सा भी एनसीईआरटी के बाहर पढ़ी चीजें, तो वो बिल्कुल उनको तो बहुत ही सिंपल लगा हुआ है चीज, मेरे को लगता है। ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो हर बच्चा जो है इस पेपर में, चाहे वो कितना भी डल क्यों ना रहा हो, हर बच्चा इस पेपर में 45 प्लस हर हाल में लेने वाला है आउट ऑफ 100। उसने सिर्फ अटेम्प्ट करना था इसको, और बच्चे ऐसे होंगे जो 75 प्लस जाएंगे इसमें, क्योंकि कुछ ज्यादा घुमा फिरा के चीजें नहीं आई हैं। जो बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट हैं, जो आपके एनसीईआरटी में चीजें पूछी जाती हैं, एग्जैक्टली आपको वैसा ही पेपर आया है। एक्चुअली जो बाकी चीजें कि आपने अटेम्प्ट कितना करा है और कैसे करा है, आपने किस तरह से लिखा हुआ है, आपके आंसर प्रॉपर जो सही आए कि नहीं आए, उसी हिसाब से आपको मार्क्स मिलने हैं। बाकी अगर मैं पेपर की बात करूं, उसके एनालिसिस की बात करूं, तो पेपर आपके लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट था। इसमें आप कोई कंप्लेन नहीं कर सकते कि पेपर टफ आ गया और हमारे मार्क्स कम आएंगे। सो यही था। कल मैं फिर एक नई वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं स्टैंडर्ड का भी डिस्कस करूंगा, स्टैंडर्ड पेपर कैसा था आपका और उसमें क्या क्वेश्चंस आपको आए थे, क्या उसके आंसर्स थे, वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इनफ है इतना। तो बेसिक वालों के लिए मैं कहूँगा 70 प्लस आपके आने चाहिए। अगर आप थोड़े से भी
अच्छे बच्चे ना पढ़ने वाले। अगर मैथ्स आपको थोड़ा भी अच्छा तो 70+ आपकी कहीं नहीं गई, और आपका एवरेज में मैथ है तो आपका 50 मार्क्स इसमें आने ही आने। दैट्स इट। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे जिसमें आपको नेक्स्ट पेपर जो आपका है स्टैंडर्ड वाला, उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।